होता है ना, तो इसी को हम आल्सो टर्म एज प्रेशर, क्या कहते हैं, प्रेशर के टाइम में भी हम लोग बोल लेते हैं। तो एफ बाई ए को ऐसे आप लिख सकते हो, एफ बाई ए इंटू वी बाई डेल्टा वी। एफ बाई ए को प्रेशर के टर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर लेते हो, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी पी इंटू वी अपान डेल्टा वी। तो इस टर्म में भी हम लोग बल्क मॉडुलस को लिखते हैं, ठीक। जैसा भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा दोनों टर्म में आपको, अगर प्रेशर के टर्म में गिवन है इन्फॉर्मेशन तो प्रेशर आपका फार्मूला यूज करिएगा, अब फोर्स और एरिया के टर्म में गिवन है तो ऊपर वाला फार्मूला यूज करिएगा। तो लिखिए बेटा बल्क मॉडुलस, हेडिंग करेंगे, बात नहीं, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। क्या लिखा बेटा, बल्क मॉडुलस क्या होता है आप देखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ किसका, क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस टू द, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को टर्म देते बेटा बल्क मॉडुलस कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को आप क्या कह लेंगे, बल्क मॉडुलस कह लेंगे, ठीक। ये नोट कर लीजिए। हो गया, जल्दी करिए। और अगर हम लोग कंप्रेस करते बेटा ना, तो साइन के टर्म में अगर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम को डिक्रीज करा रहे हैं तो साइन अगर रखते हैं तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, अगर कंप्रेशन है तो माइनस, और जब हम लोग क्या लेंगे, एक्सपेंशन लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, प्लस। बॉडी अगर एक्सपेंड कर रही है तो उस कंडीशन में साइन प्लस लोगे, और अगर कंप्रेस होगा तो साइन हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। कंप्रेशन है तो क्या माइनस, एक्सपेंशन है तो प्लस। मतलब अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है तो साइन विल बी पॉजिटिव, और वॉल्यूम में क्या कंप्रेशन हो रहा है तो साइन विल बी नेगेटिव। तो कंडीशन आपका होगा वहाँ पे साइन आप क्या लेंगे, नेगेटिव। हो गया। इसी को हम बीटा और के दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे, बीटा और क्या, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को के से भी आप रिप्रेजेंट करते हो, के आर बीटा दोनों बोलते हैं बेटा, ठीक। बहुत सारे बुक्स में आपको के से भी रिप्रेजेंटेड है बल्क मॉडुलस, कहीं आपको बीटा से रिप्रेजेंटेड मिल जाएगा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बल्क मॉडुलस। अब बात ये आता है बेटा, हमारे जो स्टेट होते हैं, फेजेस हैं, वो 3 फेज में हम लोग स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्या, गैस। सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज। तो बोला जाता है जो बल्क मॉडुलस आपका होगा वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होगा, गैसियस के लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए। किसके लिए जो आपका बल्क मॉडुलस की वैल्यू होगी वो सबसे लार्ज होगी, किसके लिए सबसे स्मॉल होगी। बल्क मॉडुलस की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो किसके लिए लार्ज होगा बेटा, किसके लिए स्मॉल होगा। आपके फेजेस आपने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड एंड क्या, गैसेस। सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसेस फेज, 3 फेजेस होते हैं। उसमें जो बल्क मॉडुलस होगा वो किसके लिए लार्ज होगा, किसके लिए स्मॉल होगा।
अगर मान लो इनिशियल वॉल्यूम तीनों फेजेस का बेटा सेम सेम है, इसे इनिशियल वॉल्यूम सेम है और जो आपका प्रेशर है अप्लाई किया जा रहा है या कह लो जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो तीनों पे सेम सेम है। फोर्स और प्रेशर जो अप्लाई किया जा रहा है उसकी वैल्यू सेम है और इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू सभी के लिए सेम है। तो बोला जा रहा है बल्क मॉडुलस की वैल्यू किस मटेरियल के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस, किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा? सॉलिड लिक्विड और गैसेस में किसके लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू सबसे लार्जेस्ट होगी? सॉलिड के लिए। और लोग सॉलिड के लिए, कितने लोग बोले सॉलिड के लिए ज़्यादा होगा? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6। रीजन कितने लोग बताएंगे क्यों ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, मगर मान लिया जाए, आपकी बात मान लिया जाए ज़्यादा होगा, तो क्यों ज़्यादा होगा? रीजन और कोई बताएगा भाई? क्योंकि जब तक किसी चीज़ का भाई नहीं पता रहेगा बेटा तब तक चीज़ें बड़ा गड़बड़ रहता है, कभी कुछ ऑप्शन में आएगा कभी कुछ ऑप्शन में आएगा। तो आपको कोई चीज़ कर रहे हैं ना तो उसका रीजन मालूम होना चाहिए। आप अच्छे काम कर रहे हो उसका रीजन मालूम होना चाहिए, बुरे कर रहे हो उसका रीजन मालूम होना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट भी मालूम होने चाहिए क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, आप कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं तो उसका राइट है, क्यों राइट है ये भी मालूम होना चाहिए। कुछ जगहों पे आपको क्यों नहीं का आंसर नहीं मिल पाता है, जहाँ लर्निंग पॉइंट होता है। जैसे बायोलॉजी में अब आपके पास एक एक किडनी क्यों है, 2 होनी क्यों, या 2 है एक ही क्यों नहीं है? ठीक, वो अलग कंडीशन है, जो डेवलप है जो नेचर ने बनाया है वो है। अब आपका खराब है सही है वो बात अलग की है। ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग नहीं कह सकते 2 ही क्यों है 4 क्यों नहीं है। ऐसा भी हो सकता है भाई 2 ही किडनी है, 4 होता 2 खराब होता 2 काम करता है, लेकिन नहीं है, जो है वो है। तो उसमें आप क्यों कैसे नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीज़ों में जहाँ पे उसके ऑथेंटिक रीजन आपको कर सकते हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं क्यों और कैसे। ठीक, चलिए बताएंगे। आप आधा घंटा से नीचे कहाँ रह गए थे साहब? हैं? उनको लाने चले गए थे? कहाँ से आते हो? खड़े हो दोनों लोग, खड़े हो। कहाँ से आते हैं आप? कहाँ से? रौता चराए से। तो ये आपको रोज रिसीव करने जाते हैं? हैं? तो भाई हैं तो आप पहले कैसे आ गए थे? तो भाई कैसे हो गए? भाई तो कुछ ही बोल सकते हैं हम लोग। हैं? क्लास छोड़ के इस तरह से भाई पर मत निभाया करिए, बैठिए। ठीक, क्या लिखा बेटा? कैसे बोला? हाँ, किसके लिए आपको बुलाया तो ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रीजन बताइए साहब। डेल्टा बी जिसका कम होगा वो वैल्यू ज़्यादा होगा, डेल्टा बी जिसका ज़्यादा होगा वो वैल्यू कम होगा। का दबाना मुश्किल होगा उसी प्रेशर से बॉडी से, तो इस वजह से वो कम होगा, वो सबसे ज़्यादा है। बैठिए। अगर हम लोगों ने लिया बेटा सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है या सेम प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक, इनिशियल वॉल्यूम अगर सेम सेम है तो सबसे ज़्यादा किसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हो? सॉलिड लिक्विड गैस। सबसे इजीली किसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं? गैसेस को। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सबसे लार्ज किसके लिए होगी? गैस के लिए होगी। कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू सबसे लार्जेस्ट किसके लिए होता है? गैस के लिए। आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो जिसमें चेंज ज़्यादा है उतना ही फोर्स लगा के ज़्यादा हम चेंज करेंगे, उसके लिए डेल्टा बी की वैल्यू क्या होगी? लार्ज होगी। और डेल्टा बी फैक्टर कहाँ पे है आपका? डिवाइडिंग फैक्टर में। डेल्टा बी कहाँ पे है? डिवाइडिंग फैक्टर में। हमने बोला फोर्स सेम है, वॉल्यूम आपका इनिशियल सेम है, एरिया सरफेस एरिया क्या है? सेम है। तो तीनों केस में ये तीनों सेम है, तो जिसके लिए आपका डेल्टा बी की वैल्यू सबसे क्या होगा? लार्जेस्ट होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम सबसे लार्जेस्ट होगा, उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे क्या होगी? लार्ज होगी, यानी सबसे आसानी से कंप्रेस कर लेंगे, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू उतनी स्मॉल होगी। आप देखते हैं सॉलिड को कंप्रेस करना सबसे मुश्किल है, यानी कि सेम फोर्स या सेम प्रेशर अप्लाई करेंगे बेटा तो सॉलिड के वॉल्यूम में चेंजेस जो होंगे वो सबसे स्मॉल होंगी। अब सॉलिड में अगर चेंजेस की वैल्यू सबसे स्मॉल है, इसका मतलब बल्क मॉडुलस की वैल्यू उसके लिए क्या होगा? सबसे लार्ज होगा, जिसके लिए बेटा ये वैल्यू डिवाइडिंग फैक्टर कम होगा, रिजल्टेंट वैल्यू ज़्यादा होगी। आप गैस के लिए लेते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ईजियर है, सबसे आसानी से सबसे ज़्यादा हम लोग कंप्रेस कर लेंगे, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस करोगे, डेल्टा भी इसके लिए सबसे ज़्यादा होगी, तो आपका क्या बल्क मॉडुलस की वैल्यू उसके लिए सबसे कम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम लोग कंपेयर करते हैं बीटा सॉलिड, अब बीटा से कहो या किससे कहिए आप? बीटा से बोलिए या के से बोलिए, दोनों के टर्म में जो भी लिखना चाहें, किससे लिखते हैं?
बीटा से पढ़े हो के से पढ़े हो? बुकों में दोनों टाइप से रिप्रेजेंटेशन है, कुछ में बीटा से रिप्रेजेंटेड है, कहीं कहीं के से रिप्रेजेंटेड है। ठीक, बीटा ही पढ़ लो यार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा सॉलिड इज ग्रेटर देन बीटा लिक्विड इज ग्रेटर देन बीटा क्या, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के लिए वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा, और गैसियस फेज में वैल्यू सबसे क्या होगी, कम होगी। तो ये होता है सॉलिड, लिक्विड एंड क्या, गैस। बीटा की वैल्यू किसके लिए क्या होता है, इसके बेस से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक, नोट कर लीजिएगा वहीं। हो गया बेटा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि किस फेज के लिए आपका बीटा की वैल्यू क्या, के की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो उसके बेस में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इसे कहते हैं बल्क मॉडुलस। क्या कहेंगे आप, बल्क मॉडुलस कहेंगे। ठीक, हो गया। चलिए, तो अगर डिफरेंट फेजेस में हम लोग बात करेंगे तो उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आगे लिखिएगा हेडिंग। तो यंग मॉडुलस आपका हो गया था, दूसरा हो गया हमारा क्या, बल्क मॉडुलस। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं बेटा शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह लेते हैं। नोट कर लिए इसके पहले। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, बोले शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर, SHEAR, शियर मॉडुलस और आर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस आर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस और आर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हम लोगों ने टेंजेंशियल स्ट्रेस पढ़ा था बेटा और शेयरिंग स्ट्रेन पढ़ा था, पीछे पलट के देख लीजिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन। तो जब हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ क्या, रिजिडिटी, या इसी को बोलते हैं बेटा शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस या शेयरिंग मॉडुलस भी टर्म देते हैं। ठीक, तो शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जब कहेंगे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो आपकी होती है बेटा, वो बोला जाता है इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। तो लिखिएगा, लिखिए विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, within the elastic limit, the ratio of, within the elastic limit, the ratio of tangential stress, the ratio of tangential stress to the ratio of tangential stress to the ratio of tangential stress to the shearing strain, to the shearing strain is called मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। याद रखेंगे सारे जो भी मॉडुलस है बेटा, सबका यूनिट और डायमेंशन वही होगा जो हमारा किसका होता था, स्ट्रेस का होता था, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो वो सभी के लिए सेम सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, तो बार बार इसीलिए लिखाया नहीं जा रहा है, सबका सेम सेम रहेगा। ठीक, तो लिखेंगे, नीचे लिख लो, क्या लिखिए बेटा, कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नीचे लिखिए दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू, यही हम लिख देते हैं, कौन सा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं बेटा। ठीक, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अब आप लोग बता दो, आप तीनों देवियां खड़ी हो जाओ बेटा।
शियर स्ट्रेन क्या होता है, फार्मूला क्या बताया गया था? तीन लोग खड़े जाओ। शियरिंग स्ट्रेन का फार्मूला थे कि नहीं? आप थे? कब आप नहीं थे? एब्सेंट थे किसी दिन? किस दिन? हाँ, मंडे के बाद पढ़ाया गया है। घर पे कुछ पढ़ते हैं कि नहीं? घर पे पढ़ते हो कि नहीं? ईमानदारी से बताना, पढ़ते कि नहीं? घर पे कुछ पढ़ाई हो रहा है बेटा? आप पढ़ाई होता है घर पे? नहीं। आप कब लेट आए थे? आज? अच्छा, मंगलवार को लेट में पहुंचे थे जी। तब पढ़ते हो कि नहीं घर पे, ये बताओ, ईमानदारी से बोलना। कितने घंटे? 1 घंटे। घर में कोई छोटा बच्चा है जो LKG UKG फर्स्ट में पढ़ता हो, अड़ोसी पड़ोसी भैया दीदी कोई ऐसा किसी बच्चा है 1-2 में पढ़ता हो? LKG बेबी से लेके और फर्स्ट सेकंड के बीच में? अरे कोई रिलेटिव में, कोई अड़ोसी पड़ोसी ऐसा कोई है ही नहीं जिसके यहाँ छोटा बच्चा हो? हैं? सब बड़े हो गए हैं। किस मोहल्ले में रहती है बेटा? अगल बगल वाले से जिसके पास बच्चा होगा छोटा, उसके मम्मी से पूछना कि क्या आपके बच्चे कितना देर तक पढ़ाना पड़ता है जो स्कूल जाता है उसका वर्क कराने के लिए। वो भी बताएंगे भैया क्या जो भी आप लगोगे उनके, कितने देर तक उसको क्या होमवर्क कराना पड़ता है, वो भी कम से कम 1 घंटा 2 घंटा। अब 1 घंटा 2 घंटा तो बेबी और LKG वाला पढ़ता है, और आप किसके लिए हो? डॉक्टर बनने के लिए सोच रहे हो, तो 1 घंटे में डॉक्टर कैसे बनेंगे? अगर 1 घंटे में डॉक्टर बनते बेटा ना, तो ये रोड पे चलने वाले जितने हैं सब डॉक्टर यहाँ लगा रहता है क्या, इस तरह से उसको टांग के चलते। ठीक से पढ़िए, बैठिए जी। हाँ, F/L ये तो स्ट्रेस है बेटा। हाँ, X/L बैठिए। आपको बोला गया था जितना आपका डिफॉर्मेशन होता है, क्या होता है, जितना डिफॉर्मेशन आपका, यानी कि अगर हम लोग बेस को फिक्स करते थे, अपर लेयर जितना शिफ्ट होता था, अपान जो उसकी क्या थी साइड लेंथ होती थी, उनके रेशियो को आपने कहा था क्या, शेयरिंग स्ट्रेन कहा था। वहाँ पे हम लोग डायमंड के दिखाया था शिफ्टिंग डेल्टा एक्स का, और लेंथ L कंसीडर किया था, तो डेल्टा एक्स बाई क्या L आपने लिया था। ठीक, तो उसी को हम लोग थीटा के टर्म में लिया था। बोला गया था कि एक्स की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, और एक्स की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी तो उसी को हम लोग tan थीटा इक्वल टू क्या, तो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस होता है, तो उस टर्म में कन्वर्ट करेंगे tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो वहाँ पे X/L को हम लोग थीटा से इंडिकेट कर लिया था आल्सो। ठीक, तो यहाँ टेंजेंशियल स्ट्रेस करेंगे बेटा, तो ये होगा F/A अपान X/L या डेल्टा X/L जो भी लिखा था, और इसी को हम लोगों ने आल्सो क्या लिख लिया था, थीटा लिख लिया था। तो F/A अपान थीटा सिंपली कह सकते हैं F/A इंटू कितना थीटा। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को बेटा ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ईटा। जैसे स्मॉल एन लिखते हैं ना, थोड़ा सा स्ट्रेस कर दीजिए, इसी को पढ़ा जाता है ईटा। तो ये होता है मॉडुलस ऑफ क्या, रिजिडिटी कहलाता है, नोट कर लीजिए। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इक्वल टू F/A इंटू थीटा हो जाता है। आप देखते होंगे ना, किसी भी मटेरियल को, या किसी भी मान लो कोई मेटल का रॉड वगैरह है या वायर है, हम लोग ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्टिंग जो होगी हम इसी से डिसाइड करते हैं। जिसको ट्विस्ट करना ईजियर है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसके लिए स्मॉल होगा। जिसके लिए ट्विस्टिंग करना क्या है, टिपिकल होगा, उसके लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू जो होती है वो लार्ज होती है। तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए, वहीं पे पॉइंट बना लो बेटा। यूनिट क्या रहेगा, यूनिट सभी के लिए सेम है, इसीलिए बार बार लिखा नहीं जा रहा था बेटा। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन हम लोगों ने लिखा था क्या, ml के पावर -1 T के पावर -2। तो जो स्ट्रेस का यूनिट और डायमेंशन था वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, मॉडुलस यंग मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, सभी के लिए वो सेम रहता है। ठीक, इसीलिए बार बार लिखा नहीं जा रहा, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये केस आपका हो गया। अब एक पॉइंट बनता है बेटा, अगर दो डिफरेंट आपके क्या है मटेरियल्स है, 2 पेन दो बेटा, 2 पेन दीजिए, आइडेंटिकल टाइप कर दीजिए, जो लाइए दीजिए। चलिए, 2 मान लो अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं,
दोनों की थिकनेस सेम है बेटा, दो आइडेंटिकल रॉड हैं, ठीक। ये दो डिफरेंट मटेरियल के सपोज दैट क्या करेंगे बनाए गए हैं, दोनों के लिए हमारा क्या है, मटेरियल अलग है, बाकी सारा डायमेंशन सेम सेम है। अगर हम इसको ट्विस्ट करना चाहें, यानी इसमें ऐंठना चाहें, तो जिस मटेरियल को इजीली आप ट्विस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इसका मतलब जो इजीली जिसमें ट्विस्टिंग पॉसिबल होगी, उसके लिए यंग मॉडल्स की वैल्यू क्या, सॉरी मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू उसके लिए स्मॉल होगी, और जिसमें ट्विस्टिंग टिपिकल होगा उसके लिए मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। तो अगर दो डिफरेंट मटेरियल के वायर हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, सेम अगर क्या ट्विस्ट कर डेवलप करना है, तो जिसके लिए ज़्यादा आपको टार्क की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप बोलोगे उसके लिए क्या मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू लार्ज होगी, और जहाँ पे स्मॉल रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू स्मॉल होगी। तो लिखिएगा, पॉइंट का कैसे लिख लो बेटा, ठीक है, लिखिए, हाँ पॉइंट सिंपल सा बना लो ऐसे, इफ टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, if two wires of different material but same, two wires of different material but same, different material but same dimensions, then for developing same twist, in both wires, देखिए दोनों में सेम ट्विस्ट डेवलप करने के लिए इन बोथ वायर्स, देखिए इन बोथ वायर्स, देखना, that wire which having smaller value of theta, required less force, ब्रैकेट में कर लो टार्क, क्योंकि जब इसको हम ऐसे ऐठेंगे बेटा ना, तो फोर्स तो लगा रहे, लेकिन वो डेवलप क्या करेगा, यहाँ पे टार्क डेवलप करेगा, लेस फोर्स ब्रैकेट में लगा दो टार्क है। हो गया, लेस फोर्स ब्रैकेट में क्या कर लिया, टार्क, तो वहाँ पे लेस टार्क की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। मतलब अगर दो डिफरेंट मटेरियल के बनाए गए हैं, तो जिसके लिए ईटा की वैल्यू क्या होगा, स्मॉल होगा, वहाँ पे लेस फोर्स या टार्क की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए ईटा की वैल्यू लार्ज होगी, उसके लिए क्या होगा, आपको लार्ज टार्क की रिक्वायरमेंट होगी, सेम एंगल ट्विस्ट करने के लिए, मतलब बराबर उसमें एटम अगर डेवलप करना है तो हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से बेटा हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या कंडीशन बढ़ती है ईटा के लिए। अगर ऐसे केसेस में हम लोग निकालेंगे तो उस केस में अगर नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लो बेटा, एक बार क्वेश्चन डिजाइन किया गया था, लिखिएगा, अगर कोई रॉड है बेटा, उसकी लेंथ सपोज दैट यल है, रॉड की लेंथ कितनी है, यल है, और उसमें जो ट्विस्ट आप डेवलप कर रहे हैं वो थीटा ट्विस्ट कितना डेवलप करना है, थीटा ट्विस्ट डेवलप करना है, तो जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो लिखिएगा, देखिए, इफ ए रॉड ऑफ लेंथ L, rod of length L, ठीक, and its lower end, नीचे वाला फेस जो है बेटा, लोअर एंड इज फिक्स्ड, लोअर एंड इज फिक्स्ड, एंड ये टेंजेंशियल फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड,
at the upper face, and area of upper face is A. Area of upper face is A. Area of upper face is A, and डिस्प्लेसमेंट जो शिफ्टिंग होगी, डिस्प्लेसमेंट इन अपर फेस is delta L, then eta equal to, यानी कि रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी eta इक्वल टू लिखेंगे बेटा, अगर रॉड का जैसे ऐसे ले लो, अब 3D डायग्राम होगा, थोड़ा सा बहुत आइडेंटिकल नहीं बन पाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए। मान लो ये है, इसको हमने फिक्स कर दिया, इस वाले टर्मिनल को फिक्स कर दिया, इसको आप फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियल, तो ये क्या करेगा, ट्विस्ट इसमें डेवलप होगा। सपोज दैट अब बहुत ओरिजिनल कंडीशन ये है, हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसको ट्विस्ट किया, जब यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे था, ये रोटेट होके सपोज दैट इस पोजीशन पे पहुंचा, यानी कि यहाँ से एंगल जो फॉर्म कर रहा है ये थीटा है। ये जो आपका शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ तक हुआ, सपोज दैट ये डेल्टा एल है, और लेंथ ऑफ द रॉड हम लोगों ने कितना लिया था, एल लिया था, ठीक। तो यहाँ पे ईटा की जब वैल्यू लगाओगे एफ है, और एरिया बोला गया आपका ए है, तो आएगा एफ बाई ए, स्ट्रेस हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस, और यहाँ पे डेल्टा एल अपान क्या, यल जो आपका हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पे जो ट्विस्ट डेवलप हो रहा है। तो अगर इसे हम लोग थीटा के टर्म में ले लें, तो एफ बाई ए अपान कितना, थीटा इक्वल टू ईटा, तो थीटा अगर हमें निकालना है तो आएगा एफ अपान ए इंटू कितना, ईटा, एफ अपान ए इंटू क्या हो जाएगा, ईटा के बराबर होगा। तो कितना इसमें ट्विस्टिंग डेवलप आपकी होगी, कितना वो रोटेट होगा आपको, क्या, जैसे मान लो यही है, अब इसे हम क्या करें, अगर एक को फिक्स कर दे, इधर से ऐसे टार्क डेवलप करें, यानी टेक के फोर्स डेवलप करें टेंजेंशियल, तो ये घूम जाए बेटा। अब इसमें घुमाना तो पॉसिबल है नहीं, सो नहीं है ऐसा कोई सॉफ्ट आइटम, रुक जाओ, कॉपी कर सकते, मान लो ऐसे है कि बेटा, मान लो हमने, क्योंकि यहाँ पे इजीली हो जाएगा, जैसे मान लो ये इधर टर्मिनल ओपन वाला है, हमने क्या किया, अभी ऐसे दिख रहा है ना, हमने इसको फिक्स कर दिया, इस पे देखो हमने क्या किया, इसको रोटेट किया, यानी कि यहाँ पे जब फोर्स लगा रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो जिस पोजीशन पे है वहाँ से जितना रोटेशन डेवलप हुआ, जितना एंगल रोटेट हुआ, वो हमारा कितना क्या है, आपका थीटा था। तो अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्स, एरिया और क्या, इसके लिए मटेरियल के लिए जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी गई है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ईटा निकालना है तो आपको थीटा दिया रहेगा, और एफ और क्या, एरिया दिया रहेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वहाँ से डिटरमाइन करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, वैसे बना लीजिए डायग्राम थोड़ा सा। ट्विस्टिंग जो हो रही है कितना हो रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थीटा एंगल उसको रोटेट कर लिया आपने। हाँ, देखो जो सॉलिड आपका होता है, सॉलिड में बेटा यंग मॉडुलस भी होता है, बल्क मॉडुलस भी होता है, शियर मॉडुलस भी होता है। लेकिन जब हम लोग लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं, या स्पेशली गैसेस की बात करते हैं, या लिक्विड भी ले लीजिए, तो उसमें यंग मॉडुलस हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, शियर मॉडुलस नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या होता है आपका, बल्क मॉडुलस हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो वहीं पॉइंट करके ऐसे नीचे लिख लीजिएगा।
हो गया। एरो लगा के पॉइंट बनाओ बेटा, कलर पेन से, कलर पेन होगा तो लिख लीजिएगा। देखिए सॉलिड पासेस एंग मॉडुलस ईटा यानी वाई कमा बल्क मॉडुलस बीटा आर के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड पासेस यंग मॉडुलस यानी वाई बल्क मॉडुलस बीटा या के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी उसे कहते हैं के से, ठीक, ईटा से, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा आल, चलो आल मतलब तीनों टाइप की मॉडुलस ऑफ क्या इलास्टिसिटी पाई जाती है सॉलिड में। अगर कोई सॉलिड बॉडी है तो उसमें हम लोग को ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रिजिडिटी, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो क्या करेगा, शो करेगा, एग्जिस्ट करेगा उसमें। लेकिन जो लिक्विड और गैसेस होते हैं ना तो उसमें बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपकी पाई जाएगी और ना ही आपका यंग मॉडुलस पाया जाता है। तो नेक्स्ट आंसर लिखिएगा वाइल, नेक्स्ट आंसर लिखो वाइल WHILE while in liquid and gases only bulk modulus लिख लो बीटा आर के एग्जिस्ट। हो गया, ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं। और जो हम लोग वहीं एक इंफॉर्मेशन और लिख लीजिए, जो हमारा क्या होते हैं लिक्विड होते हैं, लिक्विड या गैसेस यानी कि जो हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं उसमें आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो होता है गैस का, उसे हम लोग अगर P इक्वल टू हम लोग लेते हैं P प्रेशर, और जब हम लोग बात करेंगे एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस लेंगे गैस का तो उसे हम लोग गामा इंटू P, आपने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा गामा, ठीक। तो यहाँ पे भी बोला जाता है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग मॉडुलस ऑफ यानी बल्क मॉडुलस अगर हम लोग गैस के लिए P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेशर के टर्म में, तो जो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होगा वो K टाइम बढ़ जाता है। तो ऐसे पॉइंट कर लीजिए, क्वेश्चन लगाते समय यूज में आता है। जैसे वहाँ पे पढ़ा था गामा इक्वल टू CP अपॉन CB, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं गामा एडियाबेटिक चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन आइसोथर्मल चेंज इन द वॉल्यूम के बराबर होता है। तो लिखिएगा, देखिए द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस इक्वल टू P, अगर P से रिप्रेजेंट करें बैकग्राउंड कलर प्रेशर, P फॉर प्रेशर है, ऑफ द गैस इक्वल टू P, बैकग्राउंड कलर प्रेशर, P यहाँ प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है बेटा, प्रेशर। लिखिए नेक्स्ट आंसर एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस इक्वल टू गामा इंटू P, कितना टाइम हो जाएगा वो गामा इंटू P। यहाँ गामा यंग मॉडुलस नहीं है, लिख लीजिए वहीं पे ब्रैकेट में, वेयर गामा इक्वल टू CP अपॉन CB, वेयर गामा इक्वल टू CP बाई CB, ठीक। ये तो होता था वहाँ के टर्म में, और हम लोग जब यहाँ पे के टर्म में बोलेंगे, अगर गामा को किसमें चेंज इन वॉल्यूम के टर्म में बोल रहे हो तो उसी को गामा को इस यहाँ पे कंडीशन लेते हैं एडियाबेटिक चेंज इन वॉल्यूम अपॉन आइसोथर्मल चेंज इन वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। तो वहीं नीचे लिख लीजिएगा आर करके गामा इक्वल टू एडियाबेटिक चेंज इन वॉल्यूम अपॉन आइसोथर्मल चेंज इन वॉल्यूम, एडियाबेटिक चेंज इन वॉल्यूम अपॉन आइसोथर्मल चेंज इन वॉल्यूम, यानी V एडियाबेटिक डेल्टा V एडियाबेटिक अपॉन डेल्टा V आइसोथर्मल, ISO लिख दो, ADI पढ़ लेंगे ना एडियाबेटिक, ये पूरा लिख दें, सॉरी एडियाबेटिक अपॉन आइसोथर्मल, ठीक। डेल्टा V एडियाबेटिक अपॉन डेल्टा V क्या हो जाएगा
आइसोथर्मल के रेशियो में। तो अगर यहाँ से हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो इसके बेस से बेटा आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, एक टर्म आपने पढ़ा होगा पॉइसंस रेशियो, पढ़ा है? किसी को आइडिया है बेटा? पॉइसंस रेशियो, पॉइसंस रेशियो किसी को आइडिया? पॉइसंस रेशियो ऐसे समझ लो, किसी भी रॉड को अगर बेटा हम लोग स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, जैसे हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा था, ठीक, तो जब हम लोग क्या करते हैं, इसको इलांगेट करेंगे, खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा। अगर बेटा लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो क्या इसकी थिकनेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे भाई? अगर इसको हम खींच के अगर इसको क्या करें, इसकी लंबाई बढ़ाएं तो इसका एरिया क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर लेंथ को बढ़ा रहे हो बेटा तो एरिया क्या करेगा? डिक्रीजमेंट होगा। तो जो लेंथ में हम लोग इंक्रीजमेंट करते थे उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहा था। क्या कहा था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो इसके रेडियस या डायमीटर में चेंजेस आएंगे, ठीक है, चेंज इन डायमीटर या क्या चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस या चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर जो होगा उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा क्या? लेटरल क्या स्ट्रेन कह लेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग कहते हैं पॉइसंस रेशियो तो बोला जाता है इट इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइसंस रेशियो कहते हैं। पॉइसंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को टर्म देते हैं क्या? पॉइसंस रेशियो कहेंगे। तो लिखिएगा हेडिंग पॉइसंस रेशियो बेटा, POISSON', POISSON', पॉइसंस रेशियो। पॉइसंस रेशियो डिनोट करते बेटा सिग्मा से। पॉइसंस रेशियो डिनोटेड बाई सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो पॉइसंस रेशियो सिग्मा इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के जो रेशियोज होते हैं बेटा उसी को पॉइसंस रेशियो कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे? पॉइसंस रेशियो कहते हैं। जैसे कोई भी वायर है, लिख लीजिए, आप एक मिनट बोल देते, लिख लीजिए, पहले डिफाइन कर लीजिए। लिखिए द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन is called, ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio, is called Poisson's ratio. Ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. तो लेटरल स्ट्रेन बेटा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग नाम क्या देते हैं? पॉइसंस रेशियो कहते हैं। इस कारण आप सो क्यों रहे भैया? लगाइए जरा, क्या हुआ? क्यों सो रहे हैं? तब सीधे बैठो, मुँह धुला ये अगर नींद आ रही हो, मौसम ठंडा है। हाँ चलिए, तो उस केस में क्या कहते हैं उसी को? पॉइसंस रेशियो कह लेते हैं बेटा। तो नीचे लिखिएगा पॉइसंस रेशियो सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी को कहीं कहीं टर्म्स आपको अगर मिल जाएगा तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं। ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के नाम से भी बोलते हैं। अगर हम डायग्मेटिकली बात करें बेटा तो जैसे ये वायर है, ध्यान देना, अब थोड़ा सा हम थिक बना रहे हैं जिससे आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए। ये वायर है बेटा, ठीक, इसकी रेडियस सपोज दैट r है, लेंथ आपने ओरिजिनल l ले लिया, हमने एक साइड को फिक्स कर दिया
इस पर फोर्स अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें इलांगेशन होगा। क्या होगा? इसमें इलांगेशन होगा। तो सपोज दैट अब ये इलांगेट होके, अब ये दिखाने के लिए हम इतना कर रहे हैं आपको, ठीक। अब टेढ़ा मेरा थोड़ा हो जा रहा है यार। अगर इसकी लेंथ में इलांगेशन हमने डेल्टा एल का किया, तो जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू जो पहले क्या था यहाँ पे, रेडियस, टोटल रेडियस आर था इनिशियल, अब रेडियस की वैल्यू रिड्यूस होके आर माइनस डेल्टा आर बचा। तो यहाँ पे देखो रेडियस में डिक्रीजमेंट, यानी ये पतला हो गया। पहले आपका क्या था, मोटा था, थिक था, अभी कैसा हो गया, थिन हो गया। तो यहाँ पे जो आपका चेंजेस आ रही हैं, यहाँ पे जो क्या आ रहा है आपका चेंजेस आ रही हैं, तो ये डेल्टा आर का डिक्रीजमेंट हुआ और डेल्टा एल का क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। तो हम लोग पॉइसन रेशियो जब लिखेंगे बेटा, लेटरल स्ट्रेन, रेडियस घट रहा है तो उसे हम लोग साइन लेंगे नेगेटिव। तो माइनस डेल्टा आर अपान क्या, आर अपान लेंथ में इंक्रीजमेंट हो रहा है। लेंथ में क्या हो रहा है आपका, इंक्रीजमेंट हो रहा है। और जब लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा तो ये लेंथ कितना इंक्रीज किया, डेल्टा एल अपान क्या, एल। तो डेल्टा एल बाई एल जो होगा ये इंक्रीजमेंट को शो करेगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, और माइनस डेल्टा आर अपान आर जो है वो लेटरल स्ट्रेन को शो करेगा। तो लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग टर्म देते बेटा पॉइसंस रेशियो कह लेंगे, ठीक। अगर इसी को शिफ्ट करेंगे तो माइनस डेल्टा आर इंटू एल अपान डेल्टा एल इंटू क्या, आर हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका होता है। नेगेटिव साइन शो करता है बेटा ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, डायमीटर विल बी या रेडियस विल बी डिक्रीजेस। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है आपका, जैसे जैसे हम लोग वायर को स्ट्रेच करेंगे उसका रेडियस की वैल्यू जो होगी वो क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। तो रेडियाई जो आपका होता है वो डिक्रीज करते हैं क्या करने के साथ साथ, इलांगेट करने के साथ साथ। जैसे जैसे आप इलांगेट करेंगे उसकी थिकनेस जो होती है वो डिक्रीज करती है। नोट कर लीजिए, बात समझ में आया क्या होता है। तो जैसे आपको पकड़ के खींच दिया जाए तो क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी तो मोटाई घटेगी ना, ठीक हो गया। तो लंबे और दुबले होने का दूसरा तरीका है, ठीक। लिखो बेटा, क्या बेटा, नहीं वो नहीं कह रहे हैं, वो दूसरी बात कर रहे हैं। हाँ नहीं मैं फिर गया नहीं था। अच्छा वहाँ पे जो बोल रहे थे, नहीं उनका वो खराब है। उनका और कोई वैसा है नहीं नॉन में, हाँ नहीं मैंने पूछा वहाँ से दो एक। अच्छा बाद में करते हैं, पहले देखो हो गया बेटा। सिग्मा वैल्यू माइनस डेल्टा आर इंटू एल अपान डेल्टा एल इंटू क्या हो गया, आर के बराबर हो गया। तो यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे लिख लीजिए बेटा। चलिए जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। आप खड़े हो जाए बेटा। ये बताओ जो पॉइसंस रेशियो है इसकी यूनिट क्या होगी, सोच के बताना, सोच के तब बताना। पॉइसंस रेशियो की यूनिट, यूनिट ऑफ पॉइसंस रेशियो बताओगे। सभी लोग सोच रहे ऐसा नहीं अभी इन्हीं का नंबर है, ठीक। पॉइसंस रेशियो की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ पॉइसंस रेशियो, पॉइसंस रेशियो की यूनिट क्या होगी। आप खड़े हो जाओ, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, खड़े हो। पॉइसंस रेशियो की यूनिट क्या होगी, यूनिट पॉइसंस रेशियो से बताइए, पॉइसंस रेशियो की यूनिट क्या होगी, क्या होगी नहीं या मालूम नहीं। ये इतना बड़ा भगवान ने देखो वो दिया है, इसको यूज़ करो, अभी निकलेगा यहाँ से। हाँ जी क्यों सर, हाँ ऊपर भी मीडिया है नीचे भी मीडिया है। हाँ हाँ जी, और दोनों कैंसिल हो जाएगा। बैठिए भाई, देखो अभी पहले ही बोला गया था बेटा, स्ट्रेन कोई भी हो स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल है, लेटरल है,
क्या कैसा शेयरिंग है, कोई एनी वन हो बेटा, सब जब ऊपर नीचे दोनों यूनिट लेस है तो जब उनका फिर रेशियो लगा, अगर विदाउट यूनिट के क्या मिलेगा, मिलेगा कुछ क्या? इसलिए तो बोला सोचो अभी निकलेगा कुछ। बैठो, ठीक। तो कंडीशन क्या है भाई, अभी पहले ही बोला था स्ट्रेन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या होता है? यूनिट लेस होता है। अब किसी भी टाइप का स्ट्रेन हो, जितना चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू होता है तो जो यूनिट ऊपर वही यूनिट नीचे, कैंसिल, इसका भी जो यूनिट ऊपर वही यूनिट नीचे, तो क्या हो गया, कैंसिल। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन लेस होगा, ठीक। तो वहीं लिख लेना, पॉइसंस रेशियो इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। पॉइसंस रेशियो इज यूनिट एंड डायमेंशन, लिख ले बेटा। पॉइसंस, अरे यार बहुत कुछ भुला जाता है एग्जाम में। पॉइसंस रेशियो इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। पॉइसंस रेशियो इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक। इसकी नाइदर यूनिट नार डायमेंशन, हो गया। नीचे लिखिएगा आगे, जो वैल्यू आपकी होती है, अगर हम लोग थ्योरेटिकल वैल्यू बोला जाता है बेटा पॉइसंस रेशियो का, तो 1 to 0.5 to 1 के बीच में लाई करता है। 0.25 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। बट जो आपका प्रैक्टिकली वैल्यू मिलता है वो 0 to 0.5 लाई करता है। अब कैसे, समझो जरा। हमने इसमें इलांगेशन किया, इलांगेशन, चूंकि ये हम लोग थिन रॉड के लिए स्टडी करते हैं भाई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके लिए पढ़ते हैं? रॉड के लिए पढ़ते हैं। तो जो रॉड हो, कहने का मतलब है कि उसकी लेंथ जो होगी वो डायमीटर के रिस्पेक्ट में या एरिया के रिस्पेक्ट में लार्ज होगा, ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा होगा तो इसमें हम लोग देखो, लंबाई में इतना ज़्यादा आपने इंक्रीजमेंट किया, रेडियस में कितना, इतने का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो जब यहाँ पे स्मॉल हो रहा है और यहाँ पर रिस्पेक्ट में लार्ज है, तो जो वैल्यू आपकी होती है वो इसीलिए प्रैक्टिकल वैल्यू 0 to कितना 0.5 लाई करता है, और थ्योरेटिकली वैल्यू कहते हैं 0.5 to 1 कहते हैं, ठीक। बट 1 तक किसी पाया नहीं जाता, 1 हो जाएगा तो क्यूबिकल बॉडी हो जाएगी, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम थिन रॉड के लिए बात करते हैं तो कभी भी प्रैक्टिकली 1 नहीं मिलता है। तो ऐसे पॉइंट लिख लीजिए, देखिए, द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा इक्वल टू, द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा लाई बिटवीन कर दो, द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा चाहे इक्वल टू का तो इक्वल टू -1 to 0.5 इक्वल टू सिग्मा की जो वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू होगा बेटा, क्या थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल लिखा कि प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल पहले बोला थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल तो ले लो 0 to 0.5, प्रैक्टिकल बोला है ना, तब 0 to 0.5, 0 to 0.5। और दूसरा थ्योरेटिकल वैल्यू, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, दूसरा थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा इज -1 to 0.5, -1 to 0.5, -1 से 0.5 होता है हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू, और प्रैक्टिकल वैल्यू जो होता है वो कितना, -1 to 0.5। हो गया। इतना डिटेल में तो समझ जाता है। ये केस आपका होता है, इसके बेस पे निकाल लेते हैं। अगर कहीं बेटा आपको सिग्मा की वैल्यू दी गई है, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, थोड़ा नया टाइप का, कभी कभी कुछ नई चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो लिखिए, देखिए, इफ द पॉइसंस रेशियो ऑफ ए गिवन मटेरियल, स्टेटमेंट लिखो बेटा एक पॉइंट बना के, इफ द पॉइसंस रेशियो ऑफ ए गिवन मटेरियल, नहीं, एक रिलेशन बनेगा, if the Poisson's ratio of a given material, if the Poisson's ratio of a given material is sigma, Poisson's ratio of a given material is sigma, and the longitudinal elongation, ऐसे कर दो, and the longitudinal strain is delta L by L, delta L by L, then the fractional change in its volume, then the fractional change in its volume
फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम लिखना डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू फार्मूला एक बनेगा बेटा फ्रैक्शनल चेंज मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फ्रैक्शनल चेंज मतलब क्या, डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा बी अपॉन बी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा बी अपॉन बी को वहीं चाहे लिख लो, क्या कहलाएगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। तो डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू आपने कितना लिया है, लेंथ में जो इलांगेशन आपका लॉन्गिट्यूडनल लिया है वो डेल्टा एल बाई कितना है, एल के बराबर है, तो वैल्यू आएगी डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू डेल्टा एल बाई कितना, एल के बराबर हो जाता है। ठीक, डेल्टा एल बाई एल। मीनिंग अगर कोई बेटा आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया गया है, ठीक, और उस मटेरियल का पॉइसंस रेशियो की वैल्यू नोन है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या उसी को फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू 1 माइनस 2 सिग्मा डेल्टा एल बाई एल के इक्वल होता है। ठीक, तो एक न्यूमेरिकल नए टाइप का रिलेशन पे क्वेश्चन कभी कभी डिजाइन हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा। हो गया बेटा। चलिए, तो ये तो डिफरेंट टाइप का हमारा हो गया बेटा, क्या जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गई और आपका साथ साथ में कर लिया पॉइसंस रेशियो। एक रिलेशन पूछा जाता है बेटा कि जो हमारा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस हैं, इनके बीच में एंड पॉइसंस रेशियो, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड पॉइसंस रेशियो। तो हेडिंग करिएगा, लिखना रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस वाई कमा बल्क मॉडुलस, अब चाहे बीटा लिखो या के लिखो, बीटा लिखा है, बल्क मॉडुलस बीटा कमा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा एंड पॉइसंस रेशियो सिग्मा, एंड पॉइसंस रेशियो सिग्मा, एंड पॉइसंस रेशियो सिग्मा, पॉइसंस रेशियो सिग्मा। अब रिलेशन सी डायरेक्ट आपको यहाँ लिखना है बेटा, लिखिए पहला y इक्वल टू यंग मॉडुलस, y इक्वल टू 9 ईटा इंटू बीटा पहला लिखेंगे बेटा, यंग मॉडुलस का जो वैल्यू हमारा होता है, अगर हम लोग रिलेशन निकालते हैं यंग मॉडुलस में ईटा बीटा, ठीक, तो 9 ईटा इंटू बीटा अपॉन 3 बीटा प्लस क्या ईटा, 9 ईटा इंटू बीटा, 9 ईटा इंटू बीटा अपॉन 3 बीटा प्लस कितना ईटा, 3 बीटा प्लस ईटा। ठीक, तो ये होता है यंग मॉडुलस की वैल्यू 9 ईटा इंटू बीटा अपॉन 3 बीटा प्लस ईटा के बराबर हो गया। तो पहला है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ क्या रिजिडिटी के बीच में जो हम लोग रिलेशन निकालते हैं, तो y इक्वल टू 9 ईटा इंटू बीटा, बल्कि y को आप थोड़ा नीचे डिस्प्लेस करके लिख लो, y इक्वल टू हो गया, ठीक, 9 ईटा इंटू बीटा अपॉन 3 बीटा प्लस ईटा। दूसरा लिखिएगा, अगर पॉइसंस रेशियो ईटा और y में हम लोग रिलेशन निकालते हैं, तो लिखिएगा y इक्वल टू 2 ईटा, ठीक, y इक्वल टू 2 ईटा ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा, y इक्वल टू 2 ईटा ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा, यानी यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसंस रेशियो, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड क्या पॉइसंस रेशियो के बीच में ये रिलेशन होता है बेटा दूसरा। ठीक, अगला लिखिएगा नेक्स्ट,
यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसंस रेशियो में जब लिखेंगे तो लिखिएगा y इक्वल टू बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 ईटा, y इक्वल टू बीटा, ये शायद आया भी था पहले, y इक्वल टू बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 इंटू ईटा, अरे 1 माइनस 2 सिग्मा। ये थर्ड हो गया, y इक्वल टू बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 सिग्मा। और एक और लास्ट तक लीजिएगा, सिग्मा इक्वल टू 3 बीटा माइनस 2 ईटा, सिग्मा इक्वल टू 3 बीटा माइनस 2 ईटा अपान 6 बीटा प्लस 2 ईटा। 3 बीटा माइनस 2 ईटा ऊपर है अपान 6 बीटा प्लस 2 ईटा। सिग्मा इक्वल टू 3 बीटा प्लस 2 ईटा अपान 6 बीटा माइनस कितना, 3 बीटा माइनस 2 ईटा अपान कितना, 6 बीटा प्लस, ऊपर 2 है कि 3 है, एक मिनट रुक जाओ कंफ्यूजन हो रहा है। 3 बीटा माइनस 2 ईटा अपान 6 बीटा प्लस 2 ईटा, बैलेंस कर लेना बेटा। सिग्मा है, अगर वहाँ से कोरिलेट करेंगे 3 बीटा माइनस 2 ईटा अपान 6 बीटा प्लस 2 ईटा, नोट कर लीजिएगा। 3 बीटा माइनस 2 ईटा अपान 6 बीटा प्लस 2 ईटा, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 बीटा माइनस 2 ईटा अपान 6 बीटा प्लस 2 ईटा। ये हो गया हमारा क्या, पॉइसंस रेशियो, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन क्या होगा, इसके बेस पे निकाल लेते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चन कर लीजिए तब फिर आगे करिएगा। हाँ तो टाइम लगेगा यार, ऑप्शन तो सेट ही कर लोगे आधा। हाँ हाँ, उसी में से एक सेट कर लेंगे हम लोग। हाँ सही रहता ना, तुम ये बोलो मैंने बेबी बोलो COD, एक तो सही है रहेगा, ऐसे कैसे नहीं होता है। सही तो सही ही रहेगा। हाँ बेटा, सही एक ही रहेगा। नहीं सही तो एक ही रहेगा, लेकिन सेटिंग उसमें हो जाती है। हाँ चलिए लिखिए, बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बीटा। बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बीटा, बोला गया है किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का बल्क मॉडुलस बीटा है। बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बीटा, देखिए, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू बीटा, if it is subjected to uniform pressure P, then fractional decrease in radius is, fractional decrease in radius is, लिख लीजिए ऑप्शन भैया, बीटा अपान 3 P, बीटा बाई 3 P, बीटा अपान 3 P, दूसरा 3 P अपान बीटा, तीसरा P अपान 3 बीटा, दूसरा है बेटा 3P अपान बीटा। पहला था P अपान बीटा अपान 3P, दूसरा 3P अपान बीटा, तीसरा P बाई 3 बीटा और P बाई 3 बीटा। C वाला है
फोर्थ रखिएगा पी बाई बीटा, पी बाई बीटा, पी बाई बीटा। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें आपको चूज करना है क्या होगा। आया? हाँ बेटा, सेकेंड ऑप्शन। और लोग? हाँ बेटा, सोच लीजिए। हाँ, 2017। आया? नहीं आया? क्यों? आप तो बोले था ऑप्शन बता दीजिए तो लगा लेंगे, है ना? आपने बोला था ऑप्शन बता दिया जाए तो लगा लेंगे। हम लगाओ। देखो हम लोग बल्क मॉडल्स पढ़े बेटा, बीटा इक्वल टू होता था ठीक माइनस पी वी अपान डेल्टा वी, पढ़ा था ना? माइनस पी वी अपान कितना? डेल्टा वी। अब यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी आपको नॉलेज होना चाहिए, जब हम लोग डेल्टा वी निकालेंगे ना, जैसे वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ रिलेट करना पड़ेगा, जब अगर गलती से आपने आर क्यूब की जगह पे
जब डेल्टा बी निकालोगे तो डेल्टा आर क्यूब कर दिया तो फिर कभी आंसर नहीं आएगा। ठीक, उस केस में जब आर क्यूब हम लोग रखते हैं ना तो एरिया इंटू क्या होता है, जैसे आप सिलेंडर से कंपेयर कर लो, यही चीज़ यहाँ पे केवल ट्विस्ट है। ठीक, उसी वजह से क्वेश्चन आपका गलत होता है। हम लोगों ने पढ़ा बल्क मॉडुलस बीटा इक्वल टू होता है बेटा माइनस पी बी अपॉन डेल्टा बी। पीछे पलट कर देख लो, लिखा था हम लोगों ने प्रेशर के टर्म में, अब फोर्स के टर्म में लिखा था तो एफ बाई ए एफ इंटू बी अपॉन ए इंटू डेल्टा बी लिखा था। ठीक, कंडीशन क्या होगा यहाँ पे डेल्टा बी, और जो वॉल्यूम आपका होता है किसी स्फीयर का, वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, वी इक्वल टू का रेडियस आर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये सब ने पढ़ा है। हम लोगों से गलतियाँ जानते क्या होता है, जब हम लोग डेल्टा बी निकालेंगे बेटा तो उसके रेडियस में चेंजेस आएंगी ना भाई, जब आप क्या करोगे उसको कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा रेडियस चेंज होगा, तो रेडियस जब हम लोग चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे ना तो वहाँ 4/3 पाई डेल्टा आर क्यूब नहीं लिखते हैं। ठीक, क्योंकि वो जब डिफ्रेंशिएट होता है तो जैसे मान लो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का जब आप वॉल्यूम लेते हैं तो एरिया इंटू क्या लेंथ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट केवल हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, पूरे डेल्टा आर तीनों का क्यूब के टर्म में नहीं लेंगे। तो यहीं पे एक हमारा थोड़ा सा कह लो कि ट्रिक है या जो भी कह लो, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, स्टार स्टार बना लीजिएगा, नहीं तो जनरल अगर सोचेंगे तो हमेशा गलत ही होगा। तो 4/3 पाई ये आता है बेटा, पावर आगे आ जाता है 3r² इंटू डेल्टा आर होता है। यही पॉइंट हमें यहाँ पे, ये हमारा डेल्टा आर मतलब चेंज, अगर कहीं गलती से आपने डेल्टा आर का होल क्यूब कर दिया तब फिर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमेशा रॉन्ग रहेगा। ठीक, दो कंपोनेंट एक फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उस केस में क्या लिखेंगे, ये वैल्यू हमारा आएगा 4/3 पाई 3r² इंटू डेल्टा आर। अब हमें इसी क्वेश्चन में अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें तो बीटा इक्वल टू आएगा बेटा माइनस पी, बी की वैल्यू है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपान 4/3 पाई, ठीक, 3r² इंटू डेल्टा आर। जो कैंसिल होने वाला फैक्टर है उसे सारे को उड़ा दो बेटा। चेंज भाई, जब आप घटाओगे ना, वॉल्यूम घटेगा तो रेडियस घटेगी ना, तो चेंज इन रेडियस है, वो चेंज इन क्या है, रेडियस है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल, r² यहाँ से जब कैंसिल करोगे तो ये 2 पावर कट जाएगा तो बचेगा क्या, r, तो बचा हमारा बीटा इक्वल टू पी इंटू आर अपान कितना 3 इंटू डेल्टा आर। हमें फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस पूछा है, क्या पूछा क्वेश्चन बोलो जरा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस यानी डेल्टा आर अपान आर निकालना है। तो इसी को हम लोग देखो, डेल्टा आर इधर ले आओ, आर इधर ले आओ, तो डेल्टा आर अपान आर हो जाएगा, ऊपर बचेगा पी और नीचे आएगा 3 इंटू बीटा। कोई ऑप्शन है, तो डेल्टा आर अपान आर इक्वल टू हो जाएगा बेटा पी अपान 3 बीटा, पी बाई कितना 3 बीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे जो एक ट्रिक है वो वही है डेल्टा वी की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाला। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं तो लगेगा नहीं फिर। क्या गया था, ऑप्शन ए बोले थे, ऑप्शन सी बोले थे, अच्छा अच्छा, डेल्टा बी या 3r जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर आगे आ जाता है, पावर में घट जाता है। हो गया, चश्मा भूल गया और अब देखने में दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट बोले बेटा, फिर रहने दे।
लिखिएगा, 2 वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ये बोला तो नहीं था बेटा, नहीं हुआ था, लिखिए 2 वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल and have same volume. 2 wires are made up of same material and have same volume. Same volume लिखिएगा। The first wire has cross sectional area A. First wire has cross sectional area A and second wire has area A and second wire has cross sectional area 3A. सेकेंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A। फर्स्ट वाले के पास ये है बेटा, सेकेंड वाले का 3A, A एंड 3A। ठीक, लिखिएगा। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर is increased by delta L increased by क्या लिखा बेटा, डेल्टा L on applying a force F, अगर उस पर फोर्स F अप्लाई करके उसके लेंथ में इलांगेशन कितना किया जाए, डेल्टा L on applying force F। देखिए, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू stretch the second wire, the second wire by the same amount। How much force is needed to stretch the second wire by the same amount? सेम अमाउंट स्ट्रेच करने के लिए सेकेंड वायर को कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। पहले वाले के लिए मान लो F है, बाद वाला जो आपका है उसको सेम लेंथ अगर उसे इंक्रीज करना हो तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों सेम मटेरियल के बनाए गए हैं, दोनों के लिए मटेरियल कैसा है, सेम है। ठीक, हाँ बेटा। अच्छा, ऑप्शन दे दें, इसमें ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है यार, लगाओ। ऑप्शन लगाएंगे तो तुक्का मारोगी तो एग्जाम में गलत होगा। अभी हमें यहाँ क्या करना है, सीखना है, यहाँ सेट नहीं करना है। ठीक, सेटिंग वहाँ करना। जल्दी करिए बट। मालूम कैसे सेम होगा सर? अरे आपकी लंबाई उतनी है, एरिया कम है, इनकी लंबाई उतनी ही है, एरिया 3 गुना है, तो मालूम सेम नहीं होगा ना। हैं, सेम मालूम बोला है तब लेंथ अलग अलग होगा। इफ 2 वायर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम, तब लेंथ अलग अलग होगा जब एरिया बदलेगा। द फर्स्ट वायर हैज द क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड सेकेंड वायर हैज द क्रॉस सेक्शनल एरिया B। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा L ऑन अप्लाइंग फोर्स F, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय द सेम अमाउंट। अब आपको वो चेंज करना पड़ेगा, वॉल्यूम सेम है। ठीक, एक का एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका लेंथ क्या होगा, कम होगा। जिसे रेशियो अगर एरिया बढ़ाओगे जिस रेशियो में लेंथ, उसी रेशियो में दूसरे वाला क्या करेगा, घट जाए। मटेरियल सेम है, हाँ वाई सेम रहेगा जी।
एफ 3F ये के टर्म में दिया है 3F है, अभी तो अभी बाद में बताएंगे, पहले आप लगाइए। और लोग बेटा जल्दी करिए, क्वेश्चंस अच्छा है और रिपीट होने वाले पैटर्न पे है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हैं। नहीं आया? और लोग हैं 1/3 तो वहाँ घोटाला है जी। मतलब आप जितने मोटे हो उतने मोटे को लंबाई बढ़ाने के लिए एफ लग रहा है, आपका 3 गुना जो मोटा होगा उसको और कम बल लगेगा ज़्यादा। मैंने रिफिल को खींचने में जितना, मान लो इतना पतला है, अब इसको खींचने में जितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर इसका 3 गुना मोटा राड होता तो उसको खींचने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ही लंबाई बढ़ाने के लिए कम। तब आपका तो 1/3 हो गया उल्टा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा, 2 वायर्स है उस सेम मटेरियल के हैं, सेम मटेरियल है, सेम वॉल्यूम है। एक का बोला गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक, और उसकी लेंथ मान लो अगर हमारा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक, और दूसरे वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3A है। दूसरे वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 3 है। वॉल्यूम की वैल्यू सेम है बेटा, तो जब वॉल्यूम की वैल्यू सेम है तो एरिया जब बढ़ाएंगे ना तो लेंथ उसी रेशियो में क्या होगा, घट जाएगा। भाई उसी मटेरियल का हम इसको डिजाइन कर रहे हैं, तो अगर उसकी मोटाई बढ़ाओगे तो लंबाई क्या करेगा, घट जाएगा। तो अगर इसको A लिया है और इसको यहाँ पे L लिया, इसकी वैल्यू अगर 3A कर लेंगे, एरिया 3A, तो इसकी वैल्यू L/, कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया इंटू L। तो यहाँ पे अगर 3A हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगा, L/3 होगा, तभी तो 3 कैंसिल होगा। तो उस केस में लेंथ की वैल्यू 1/3 हो जाएगा, ठीक। पहले केस हम लोगों ने पढ़ा था यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस की जो वैल्यू y इक्वल टू होता है F/L अपान डेल्टा L बाई क्या, F/A अपान डेल्टा L बाई L। तो यंग मॉडुलस जो होगा y इक्वल टू F/A अपान डेल्टा L बाई L। मान लो हमने ये पहले वाले के लिए बनाया, बाद में जब उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एरिया 3 गुना कर दिया, एरिया को कितना कर दिया, 3 गुना, और कहा गया उतना ही इलांगेशन वहाँ पे भी लाना है। चेंज कितना लाना है, जितना पहले वाले में डेल्टा L था उतना ही दूसरे वाले में लाना है। हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे सेकंड केस में, या मटेरियल अगर सेम है तो यंग मॉडुलस बेटा सेम सेम रहेगा। तो y इक्वल टू आएगा, यहाँ पे सपोज बाद में फोर्स की जरूरत है, F' पढ़ रहा है, F' अपान एरिया हो गया 3A अपान डेल्टा L कहाँ गया, उतना ही चाहिए, अपान L की वैल्यू हो जाएगी L/, कितनी बेटा 3। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, ये फैक्टर ऊपर जाएगा, ये फैक्टर नीचे आएगा, तो आएगा F' इंटू L/3 अपान डेल्टा L इंटू कितना 3A। ये L/3, ये भी 3 नीचे आ जाएगा, तो हो क्या गया F' इंटू L अपान 3 3 जा 9 डेल्टा L इंटू A। ये वैल्यू हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसको फर्स्ट बना लो, इसको भी थोड़ा सा इक्वेट कर लीजिए, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, तो L ऊपर चला जाएगा, F इंटू L अपान डेल्टा L इंटू A होगा, और यहाँ पे F' इंटू L अपान 9 इंटू डेल्टा L इंटू A है। अब इस चूंकि दोनों इक्वेशन का देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम सेम है, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम सेम है, और डेल्टा L भी दोनों के लिए सेम सेम है, तो हम करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। लेफ्ट साइड में क्या आएगा बेटा, F इंटू L अपान डेल्टा L इंटू A इक्वल टू, राइट साइड में आ रहा है हमारा F' इंटू L अपान 9 डेल्टा L इंटू A। देखो जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में सेम हो सके उड़ा दो, L गया, डेल्टा L और A, डेल्टा L और A कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया F इक्वल टू F' अपान 9, और हमें F' चाहिए, तो F' इक्वल टू 9F। यानी कि मोटे वाले वायर को उतना ही लंबा खींचने के लिए हमें पहले जितना फोर्स लगाना था बेटा उसका 9 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। कितने गुना, 9 गुना आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कर लेना, इस पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटा, ठीक।
और सीधा सीधा इसका तो आंसर ही याद रखना, अगर आपका वॉल्यूम सेम है, ठीक, और एरिया को 3 टाइम्स कर रहे हैं तो लेंथ 1/3 हो जाएगा, और जो फोर्स की नीड होगी सेम लेंथ इंक्रीज करने के लिए वो पहले की तुलना में 9 टाइम्स। आपका तो उल्टा 1/3 आ गया जी। 3 आया होता तभी कहा जाता चलो अच्छा ठीक है कुछ बढ़ाया है। हाँ, हो गया, समझ गया? चलिए, देखो टाइम हो तो अगला टॉपिक शुरू किया जाए। बच गया यार। चलिए भैया, तो इतना कर लीजिएगा, कल आगे की कहानी बताया जाता है। ये बुक किसकी है बेटा? क्वेश्चन लगाया करिए। हाँ बेटा, आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी लाओ जल्दी लाओ।